अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 40, लेक्चर 49 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 49 स्टार्ट करते हैं। खामोश हो जाएं। भाई आतिफ वाला सवाल अटेम्प्ट किया? समझ आया? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? कितनों को समझ आया? नहीं, मैं नहीं मानता, मैंने तो ये सवाल कराना है। अच्छा जी, प्लीज 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 बेटा प्लीज। हमारा साल है 15 वाला। यकम जनवरी 15 को हमारा साल शुरू हो रहा है। 31 दिसंबर 15 पर यह खत्म हो जाएगा। और ये भी जरा साथ देख लेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए। मुश्किल डिस्कशन थी और ये बातें आगे सारी जिंदगी काम आने वाली बातें हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर को आधा घंटा लगा लिया था। जरा ध्यान से सुन लें। आतिफ ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 70 मिलियन फ्रॉम यूबीएल ऑन यकम जुलाई 14। हमारा साल जो है उससे पहले जो साल गुजरा, ठीक है, उस साल में, साल तो वो चला आ रहा था ना, ठीक है, उस साल में यकम जुलाई 2014 पर आतिफ ने एक लोन लिया, ठीक है जी, कितना? 70 मिलियन, ठीक है। इस दिन यानी यकम जुलाई 14 पर जर्नल एंट्री अगर मैं करूं, यार ये चार्जिंग पे लगा दो भाई, कहां गए यार, बुला लें किसी को। तो कैश डेबिट, लोन पेएबल, क्रेडिट, कितने से जी? 70। ठीक हो गया। उसके बाद यकम जुलाई को और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको ना कल एक बात कही थी, इधर से लग जाएगा ना। अच्छा, कल मैंने आपको एक बात कही थी कि मिसाल के तौर पे मंथली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है। चलो पहले एनुअल की बात करते हैं कि यकम जुलाई को छोड़ो, जरा वैसे बात करते हैं। 31 दिसंबर, यकम जनवरी को मिसाल के तौर पे किसी साल में, यकम 2020 है, यकम जनवरी, ये भाई रखा करो, ठीक है ना, ऊपर से। यकम जनवरी 2020 को हमने एक लोन लिया और उसकी किस्त और इंटरेस्ट सालाना पे होना है। मिसाल दे रहा हूं, साल से समझाता हूं, फिर 6 महीने, फिर क्वार्टरली, फिर मंथली समझ लेंगे, ठीक है ना। हमने एक लोन लिया यकम जनवरी 20 को और उसकी किस्त और उसके 1 साल का इंटरेस्ट, सालाना इंटरेस्ट बैंक ने कहा था देना है, वो साल बाद ही पे होगा। अब साल बाद पे होने के भी 2 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। जैसे यकम जनवरी 20 को लोन लिया, पहली किस्त पे होगी 31 दिसंबर 2020 पे विद इंटरेस्ट, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो यकम जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20 तक का इंटरेस्ट जमा किस्त, ये 31 दिसंबर 20 की बजाय अगले साल के पहले दिन यकम जनवरी 21 पे हो जाए। एक दिन का फर्क पड़ गया, लेकिन अकाउंटिंग में ईयर एंड बीच में आ जाए तो इससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। 6 महीने की बात करते हैं, ठीक है, अपने सवाल पे आ जाते हैं। यकम जुलाई 2014 को एक लोन लिया और बैंक वालों ने कहा कि इंटरेस्ट रेट तो 15% पर एनम है और लोन जो है वो सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे होना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। आगे नहीं पढ़ना किस दिन, वो बाद में पढ़ाता हूं, ठीक है। अब 6 महीने बाद इंटरेस्ट भी पे होना है और लोन की 5-5 रुपए की किस्त भी पे होनी है, ठीक है। अब यकम जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक 6 महीने बनते हैं, ठीक है। अब 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, एक वो जो कल टीपू वाले सवाल में थी और एक वो जो आज वाले सवाल में, जो आपने होमवर्क में किया, जिसने परेशान किया, ठीक है। यकम जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक का इंटरेस्ट, ये 31 दिसंबर 14 की शाम को भी पे हो सकता है, यकम जनवरी 15 की सुबह भी पे हो सकता है। अगर 31 दिसंबर 14 की शाम को पे हो जाए तो फिर ईयर एंड पे कोई पेएबल इंटरेस्ट नहीं है और लोन में से भी 70 में से 5 निकलकर 65 नजर आएगा, कोई किस्त 20 दिन पे हो गई। लेकिन अगर यही सवाल के अंदर यूं लिख दे कि हर साल यकम जनवरी और यकम जुलाई, हर साल में 2 दफा यकम जनवरी और यकम जुलाई पे इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 मिलियन और 6 महीने का इंटरेस्ट पे होना है, तो फिर कहानी अक्सर बदल जाती है। कैसे? यकम जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक का इंटरेस्ट 6 महीने का 31 दिसंबर 14 की शाम को पे नहीं होता। जब पे नहीं होता तो 31 दिसंबर 14 की शाम को ये पेएबल है। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो है, क्यों? क्योंकि ये 70 मिलियन का लोन है। 31 दिसंबर 14 पे जाके आतिफ कहे ये बैंक को, ये पकड़ो अपना लोन, नहीं लेना मैंने सूद वाला कर्जा, अपने पास रखो, तो बैंक कहेगा अच्छा ये 6 महीने तो लोन इस्तेमाल किया है ना, तो इस 6 महीने का इंटरेस्ट तो निकालो।
अगर आज लोन कैंसिल कर दे तो सिर्फ 70 नहीं लेगा बैंक, इन 6 महीनों का लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि बैंक क्या कहेगा, ये 6 महीने आपने मेरे पैसे इस्तेमाल किए हैं, इसलिए 6 महीने की ये कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, ये पैसे इस्तेमाल करने की कॉस्ट है। तो बात समझ रहे हो? तो यकम जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 14 में पे हो जाए, आसान बात है। और अगर अगले साल के पहले दिन पे होना है तो फिर गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि आपका इन 6 महीनों का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 14 की शाम को क्या पड़ा होगा, पेबल। ठीक है, मैं जनरल एंट्रीज ही कर रहा हूं। ठीक है, इस साल में यहां पर यानी 31 दिसंबर 2014 जो आया, जो हमारे साल में वैसे नहीं है, वैसे ही मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो इस दिन, इसको जरा इधर लें, एन इस दिन 31 दिसंबर 14 पर आप कहोगे जी कि 6 महीने लोन तो इस्तेमाल कर लिया ना, तो एक्सपेंस तो बन गया, अगर पे नहीं हुआ तो यही तो एक रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, पेएबल बन जाएगा। ठीक है, अब कितना भाई, 70 मिलियन का लोन आउटस्टैंडिंग रहा पूरा साल। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट कितने, अब ये तो सालाना है, 6/12 कर दो, 5.25 का इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो गया होगा पिछले साल के एंड पर। ठीक है, तो ये इसको ना थोड़ा सा इधर ले आते हैं ताकि अगला साल ही मेरा अलग रहे जितना हो सकता है। ठीक है जी, 70 का एक लोन लिया था इधर, और वो 70 का लोन पूरे 6 महीने यकम जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक आउटस्टैंडिंग रहा। तो फिर इन 6 महीनों का इंटरेस्ट बैंक को देना बनता था, नहीं दिया, तो इस वजह से एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट आपको करना पड़ा। ठीक है जी, ये जी हमारा सवाल, ये हमारा साल हो गया पूरा। पीछे निकल गया, ये साल निकल गया पीछे, माना मैंने 5.25 थोड़ा सा आगे निकल आया है, लेकिन इसको भी हम सेट कर लेते हैं थोड़ा सा माजरत के साथ, डेबिट क्रेडिट नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, 5.25। ओके, अच्छा, अब ये जो पेएबल आपने रिकॉर्ड किया है 5.25 का, ये आपकी बैलेंस शीट में नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा? नजर आएगा। पिछले साल के एंड पर, क्लोजिंग डेट पर ये पेएबल अगले साल की ओपनिंग डेट पर भी पेएबल ही होगा। ठीक है, अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। अब उसने सवाल ने क्या कहा था, पढ़ते हैं। अब सवाल कहता है it carries markup of 15% per annum. Loan is repayable in semi-annual installments of 5 million each starting from यकम जनवरी 15। यानी ये तीर इधर को नहीं है, इधर को है। ठीक है, ये हमारे साल के पहले दिन जाकर आपने क्या करना है, एक किस्त पे करनी है यकम जनवरी 15 को। पहली चीज, लोन की 5 रुपए की किस्त पे करोगे, एंट्री क्या बनेगी, लोन पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट 5 मिलियन से। ठीक है, और साथ ही साथ आपने इंटरेस्ट भी पे करना है, कौन सा, ये वाला जो पिछले 6 महीनों का इंटरेस्ट था। ये नहीं कह देना आपने कि जी ये तो हमने 15 के साल का इंटरेस्ट 15 के साल के पहले दिन पे कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये दरअसल 15 के साल का इंटरेस्ट नहीं है, ये पिछले साल का इंटरेस्ट है, जो पिछले साल के एंड पे 6 महीनों का, जो पिछले 6 महीनों के एंड पे नहीं हुआ था, तो इस साल के पहले दिन पे हो रहा है। ठीक है, तो उसकी पेमेंट की एंट्री, हाँ जी, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से जी, 5.25 और 5.25, ये दो एंट्री हो गई यहां पे। उसके बाद अब फिर क्या होगा, अब अगली किस्त की बारी आएगी, और वो अगली किस्त पे हो रही है 30 जून पे नहीं बेटा, यकम जुलाई पे। ठीक है, अगली किस्त जाकर पे हो रही है यकम जुलाई। ठीक है, यकम जुलाई 15 पर आपको एक और किस्त पे करनी पड़ी, तो इस दिन जाकर फिर यही एंट्री इस तरह की कर लेते हैं हम कि यकम जुलाई 15 को एक और लोन की किस्त पे होगी, एंट्री बनेगी लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 5 रुपए से, और मे भी रिक्वायरमेंट तो थोड़ी सारी थी, रिक्वायरमेंट तो पता नहीं इतनी थी नहीं, हम पहुंच गए बहरहाल, और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, अच्छा कैश ही क्रेडिट होगा। उसकी वजह क्या है, ये 30 जून पे थोड़े ही खड़े हैं, 30 जून पे थोड़ी खड़े हैं, यकम जुलाई पे खड़े हैं, और 6 महीनों का इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट 7वां महीना है, 7वें महीने का पहला दिन है, उस पे पे भी हो रहा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट थिंग इज के
कितना लोन लिया था 70 का, कितना यकम जनवरी 5 को कितना पे कर दिया 5 का, तो फिर अच्छा इसको ऐसे लिखने का इधर लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। ये कितना लोन रीपे कर दिया जी -5, ये पहले दिन ही पे कर दिया, ठीक है। तो रिमेनिंग अब कितना खड़ा हुआ है। अब यकम जनवरी से जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू करना है ना जी, तो वो आपने 65 आउटस्टैंडिंग को लेकर करना होगा, ठीक है ना। तो 70 में से 5 गए, बाकी रह गए, टोट बटोट के 2 मुर्गे थे, दोनों थे होशियार, ठीक है जी। तो 70 में से 5 गए, बाकी रह गए 65, ठीक है जी। ओके, उसके बाद इस यकम जुलाई को ऊपर ले जाओ ताकि यहां पे मैं लिख सकूं ये वाली बात। ये सारी बातें सिर्फ आज ही हैं तफसील से, ठीक है ना। बड़े हो जाएंगे, पॉइंट समझ आ जाएगा, बात समझ आ जाएगी, फिर कोई मसला नहीं रह जाता, ठीक है। अच्छा, ये अब बटा ना कहते रहना, मैं यूं कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, फिर 65 आउटस्टैंडिंग रहा यकम जनवरी 15 से 30 जून 15 तक, और फिर यकम जुलाई 15 की सुबह मजीद 5 पे हुआ और बाकी रह गया 60। एक मुर्गे का नाम था गीटू, एक का नाम गिटार। फिर अगेन ये अगले साल के पहले दिन यानी यकम जनवरी 16 पे जाकर फिर 5 रीपे होगा। और ये मैंने ऐसे ये देखो मैंने क्या किया, बात समझे हो। यानी ये पेमेंट 31 दिसंबर 15 की शाम को नहीं होनी, ठीक है ना। अच्छा, कितने रह गए 55। फिर यहां पर यानी यकम जुलाई 16 पर मजीद 5 पे होंगे और रह जाएंगे 50। ठीक है, बात समझ आ रही है। बस काफी है मेरे ख्याल से, तो ये नजर आएगा इतनी राइटिंग। चलो इसको बाद में जरा मैं जूम कर लूंगा फिर। अच्छा, मैं बात कर रहा था जी इंटरेस्ट एक्सपेंस की। तो ये वाला 70 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, तो इंटरेस्ट बना ये 5.25, ये हमने निकाला हुआ है, ऐसा ही है, समझ आती है बात। अब 6वें महीने के आखिरी दिन नहीं रीपे हुआ माना, लेकिन 7वें महीने के पहले दिन तो रीपेमेंट हो गई ना। अब आउटस्टैंडिंग तो पहले दिन से 65 हो गया, ये वाला 65 आउटस्टैंडिंग रहा यकम जनवरी 15 से बोलो 30 जून 15 तक 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट बनता कितना है 65 का 15% इंटू 6/12 कितना 4.88, ठीक है। बस जिसको तकलीफ हो रही है कि यहां पर एंट्री ऐसे क्यों हुई, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और यहां पे ऐसे क्यों हो रही है, तो वो चाहे तो एक एडिशनल एंट्री कर ले। वो एडिशनल एंट्री ना इस तरह से इस दिन खड़े होकर करे 30 जून पर, जो कि जरूरत नहीं है, बहरहाल वो करना चाह रहा है तो वो ये करे पागलों की तरह। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और फिर इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट अगले ही दिन हो जाएगा। तो ये करने की मेरा नहीं ख्याल कोई जरूरत है, क्योंकि इसी साल के अंदर हमारा एक्सपेंस बना और इसी से अगले दिन पे भी हो गया ना, ये रेंट पे मसला होता है। ठीक हो गया, आगे बढ़े। अब उसके बाद जनाबे वाला आपकी अगली पेमेंट जाकर होनी है यकम जनवरी 16 में। 31 दिसंबर 15 की शाम को और कोई पेमेंट नहीं हो रही, लेकिन एक मसला तो है, और बोलो 60 आउटस्टैंडिंग रहा यकम जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 तक। ये 60 रुपए बैंक के इन्होंने इस्तेमाल कर लिए, बोलो इस 6 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस बन गया। एक्सपेंस क्यों बना, अगर 31 दिसंबर 15 की शाम को ये सारा 60 वापस कर दो, ये बड़ी आसान सी बात होती है समझने के लिए। 31 दिसंबर 15 की शाम को सारा 60 वापस कर दो ना, तो बैंक कहेगा 60 तो ठीक है, लेकिन ये जो 60 तुमने इस्तेमाल किया पिछले 6 महीने में, उससे पीछे वाला इंटरेस्ट तो दे दिया था ना, ठीक है, वो 60 का इंटरेस्ट भी पे करो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस तरह से 31 दिसंबर 14 पर आपको जरूरत पड़ी थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट की एंट्री करने की, यहां भी जरूरत पड़ेगी आपको। वजह क्या है, वजह यह है कि 6 महीने तक बोलो 60 रुपया, अगली बात बोलो ना, 6 महीने तक 60 रुपया इस्तेमाल किया जा चुका है, ठीक है। तो फिर इसका 6 महीनों का इंटरेस्ट एक्सपेंस तो बनना है, पे नहीं हुआ तो पेएबल बना लो, ठीक है। 4.5 और 4.5, ठीक हो गया जी, और कहानी खत्म। लोन की कोई रीपेमेंट नहीं हुई, तो हमारे साल की रेलेवेंट ये एंट्रीज बनती हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो। चलो वैसे ही मैं आपको अभी, हालांकि रिक्वायरमेंट पता क्या थी, रिक्वायरमेंट थी इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 15 निकालना है। और मैं मजे की बात बताऊं आपको, सिर्फ ये 2 कैलकुलेशंस करनी थी, एक और ये वाली की कैलकुलेशन ही नहीं की हमने। यहां पे शो करो फिर
60 आउटस्टैंडिंग रहा, 15% इंटरेस्ट रेट बैंक ने कहा हुआ था, 6/12 जी। ये वाली कैलकुलेशन, बस ये दो कैलकुलेशन यूज करके आपने अपनी रिक्वायरमेंट ए को कर लेना था पूरा। लेकिन चूंकि चीजें बड़ी अहम हैं, आगे सिर्फ यही नहीं FAR 2 में आगे जिंदगी में काम आती रहती हैं, तो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन कर ली, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी और भी बढ़ाना चाह रहा हूं इस डिस्कशन को। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर भी बनाना सिखाऊं। हमने जो इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाना सीखा आज तक, जितने सवालों में सीखा, उनमें किसी में भी ओपनिंग नहीं आ रहा होता था, क्योंकि लोन पहले से चला ही नहीं आ रहा होता था। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि लोन 14 से चला आ रहा है और हम 15 के साल में खड़े हैं। तो अगर मैं इस साल में इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाऊं, वैसे रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट तो यहां पूरी कर देना, असल रिक्वायरमेंट तो पूरी कर लें। रिक्वायरमेंट ए है 1 है, 1 रिक्वायरमेंट 1 क्या है जी, मतलब अगर सारा काम हम ना करें तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है फॉर द ईयर एंडेड। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी जी सारी कोरी। क्या हमने ये देखना था, 70 का लोन लिया और उसकी पहली किस्त, ऐसे जबानी उसकी पहली किस्त 1 जनवरी 15 को पे हो गई, और 15 के साल में पहले ही दिन कितना आउटस्टैंडिंग है, 65। अब ये 65 पूरे 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, तो 6/12, ठीक है। कौन कौन से मंथ्स हैं ये, जनवरी से जून तक के 6 माह जी। क्या आंसर आया, अभी थोड़ी देर पहले भी ये आंसर देखा ही था, लेकिन वो तो हम तफसीलात में चले गए, सवाल की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ इतनी सी थी। फिर जब 1 जुलाई 15 पे 5 मिलियन और प्रिंसिपल कम हुआ और ये इंटरेस्ट भी पे कर आए, तो फिर 60 ने आउटस्टैंडिंग रहना शुरू किया 15% के हिसाब से, 6/12। अब ये कौन कौन से मंथ्स हैं, जुलाई से दिसंबर, 4.50, ठीक है। तो दरअसल तो ये एक्सपेंस था हमारा टोटल, और ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। कितना बनता है जी, 9.3 है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी, लेकिन मैं तो ये सारी कहानियां आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना, सारी कहानियां। ओके, चलो इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाना भी सीख ही लें, फिर कभी ओपनिंग भी आ सकता है अगले सवालों में, अगले टॉपिक्स में, कैश फ्लो में, एनपीओ में, ये एडजस्टमेंट्स आती रहती हैं एक्रूवल की, ठीक है। तो हमें ये चीजें सीखनी चाहिए। ओके जी, इंटरेस्ट का लेजर बनेगा और एक्सपेंस का है, ठीक है। अब 1 जनवरी 15 पर पहली बार ये देखा कि ओपनिंग आ रहा है 5.25। कैसे ओपनिंग आ रहा है, ये देखो आपके सामने ही तो एंट्री पड़ी है। 31 दिसंबर 14 की शाम को एक एंट्री हुई थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। तो क्लोजिंग डेट पर ये पेएबल था, ये 1 जनवरी को ये पे हुआ, लेकिन 1 जनवरी को पेएबल था तो पे हुआ ना, ठीक है। अब स्टेप 1 हम ओपनिंग लिखेंगे, लिख लिया हमने। स्टेप 2 हम कैश रिकॉर्ड करेंगे। अब दिमाग में लाए कैश किस किस दिन पे होना है, 1 जनवरी 15, 1 जुलाई 15, ठीक है। तो 1 जनवरी 15 पर कैश पे होना है, और 1 एक्सपेंस इधर ही आता है, 1 जुलाई 15 पर, ठीक है। अब यहां से देख लो, कैश पे हुआ पहले 5.25, यानी ये पहले दिन ही, ओ भाई बाद में नहीं, किसी समझ तो बाद में मुझसे पूछेगा। इधर देखो 5.25 का जो पेबल था 1 जनवरी 15 को, वो 1 जनवरी 15 की सुबह पे कर दिया गया। तो इंटरेस्ट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, यही 20 की हुई है ऊपर देखो, इंटरेस्ट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक हो गया। अच्छा 5.25, उसके बाद 1 जुलाई 15 को कितना पे हुआ, ये पे ही हो गया ना, ये पे ही हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बना और पे भी हो गया, कितना 4.88, ठीक है। स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग, यही करते थे। अब हम आए 31 दिसंबर 15 पर, तो क्लोजिंग भी निकाल सकते थे, लेकिन साथ ही ख्याल आया एक्सपेंस के लेजर में इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर जो कभी बैलेंसिंग निकालते थे, जो पीएनएल में जाती थी, वो हमने रिक्वायरमेंट 1 में निकाला नहीं हुआ। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 9.38 इधर फेंको, और क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर निकालो, इंशाल्लाह वही निकलेगा जो आपने कैलकुलेट किया इतना खपाना करके। तो बैलेंसिंग फिगर निकालो, कैलकुलेटर से निकालो, कहीं और से नहीं देखना, कैलकुलेटर से निकालो। 5.25 प्लस 9.38 माइनस 5.25 माइनस 4.88, 4.5। 31 दिसंबर 15 पर ये पेएबल है, यही पेएबल हमने भी देखा था कि है, ठीक है ना। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि ओपनिंग भी, ये ओपनिंग हमने कैलकुलेट किया था 5.25, यानी पर्चे के अंदर अगर ये सिचुएशन आती
तो ये सिचुएशन इस तरह से होती है कि आपको ओपनिंग DD 5.25 निकालना पड़ता। कैसे? आप कहते हैं जी वो पिछले साल का इंटरेस्ट पे नहीं ना, 6 महीने का 70 आउटस्टैंडिंग रहा, 70 इंटू 15% इंटू 6/12 ये ओपनिंग आपको यहां पे कैलकुलेट करना पड़ता है। वो अलग बात है, मैंने वहां कैलकुलेट कर लिया, इसमें दोबारा यहां पे कैलकुलेट नहीं किया हुआ। ठीक है, और सही है। अच्छा, अल्टरनेटिवली आप यूं भी कर सकते थे, आप एक्सपेंस की फिगर बैलेंस ही निकालना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं क्लोजिंग निकालूंगा, वो तो पहले निकला हुआ था, तो आप क्या करते, इस 4.88 को पकड़ते हैं और कहते हैं हाँ भी तेरी रेंज, वो कहता 30 जून 15 तक, हम कहते हैं इसका मतलब यकम जुलाई 15 से 31 15 तक के इंटरेस्ट की पेमेंट हुई ही नहीं, तो फिर आप क्लोजिंग यहां पे कैलकुलेट करते, फिर आप ये वाली वर्किंग करते, 4.5 निकालते, ये बैलेंसिंग, तो दोनों तरफ से ही काम चल सकता था, आप ये बात कर सकते थे। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट कुछ और है, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ, उसने सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन मांगी हुई है, हम तो दोनों ही कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, साल कौन सा है जी? 15, तो 31 दिसंबर 15 वाले साल में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना जाएगा जी? 9.38। ठीक है, और बैलेंस शीट के अगर एक्सट्रैक्ट्स की बात करें, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स जो हैं 31 दिसंबर 2015 पर खड़े होकर जब आप बनाने लगेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन आएगा, करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन आएगा, इसका शॉर्ट टर्म लोन, कल भी मना किया था, पता नहीं इसका शॉर्ट टर्म ही नहीं निकला, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन आएगा, और च्यों नक्का आखिरी 6 महीनों का इंटरेस्ट अगले 7वें महीने के पहले दिन पे हो रहा है, चन्ना नचा इस बैलेंस शीट में एक इंटरेस्ट पेएबल नाम की चीज भी नजर आ रही होगी। ठीक है, अब लोन कितना है, लोन कितना है, लोन कितना है? 70, 31/15 पे कितना है? देखा, ये लाइनें बचा गई। हाँ, बच्चों ने 55 जिन्होंने बोला उन्होंने ये लाइनों पे गौर नहीं किया। जो ये 5 की रीपेमेंट है वो यकम जनवरी 16 पे हो रही है, 31 दिसंबर 15 की शाम को नहीं हुई है, इसलिए 31 दिसंबर 15 की शाम को ये 55 की बजाय 60 पेएबल था। मैं आप लोगों की फरमाइश के ऊपर, जो कि आपने नहीं की, मैं लोन का अकाउंट भी बना रहा हूं, फरमाइशें चल रही हैं आज, लोन अकाउंट की बजाय लोन पेएबल अकाउंट। पिछले साल के आखिरी दिन और अगले इस साल के पहले दिन ओपनिंग में 70 पेएबल पड़ा था कि नहीं पड़ा था? देखो ना, लोन लिया था 70 का और कोई किस्त नहीं पे हुई थी 31 दिसंबर 14 पर, तो 70 का 70 पेएबल था, तो यकम जनवरी 15 पर ये 70 पेएबल ओपनिंग बन गया। फिर यकम जनवरी 15 पर ही लोन डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री करके आ रहे हो अभी थोड़ी देर पहले, ये लोन डेबिट कैश क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, दूसरी एंट्री हुई ये लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट यकम जुलाई को, और तीसरी एंट्री फिर यकम जनवरी 16 को जाके होनी है भाई। ठीक है, तो यकम जुलाई 15 पर लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, और बस लोन की तो और कोई रीपेमेंट हुई ही नहीं थी, तो क्लोजिंग में 60 की लायबिलिटी है आपके पास, माना कि अगले साल के पहले दिन पे हो जानी है, पर बैलेंस शीट 31/15 पे जो बनेगी उसमें 60 की लायबिलिटी नजर आएगी। ठीक है, ऊपर यहां पे टाइमलाइन में भी नजर आ रहा था, मैं हर एंगल से बात डिस्कस कर रहा हूं ताकि इस तरह के मसाइल आपके एक बार वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएं जी। तो लॉन्ग टर्म लोन 60 का टोटल लोन है, 60 की टोटल लायबिलिटी है, इस दिन खड़े होकर 60 की लायबिलिटी आपके ऊपर पड़ी हुई है, जिसमें से यहां पे आप खड़े होते थे, याद है, ये आप खड़े होते थे, कल खड़े हुए थे। ठीक है, और आपकी ऐनक की रेंज होती थी अगले, मैंने कहा था 12 महीने देख लिया करो, आसान होता है, आपकी ऐनक की रेंज होती थी अगले 12 महीने, अगले 12 महीनों को आप देखते हो तो आपको नजर आता है ये 5 पे होना है अगले 12 महीनों में और ये 5 ही पे होना है। ठीक है, तो टोटल 10 अगले 12 महीने में, 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर अगले 12 महीने, 16 का पूरा साल ये करंट है, तो अगले 12 महीने में 10 पे हो रहा है, तो ये क्या बन गया, अभी तो पे नहीं ना, ये क्या बन गया, अभी तो पेबल ही है, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कितना आ गया जी? 10। अगर टोटल लोन 60 है, कल वाले स्टेप्स, करंट 10 है तो 50 नॉन करंट, लेकिन साथ ही एक दुम चल्ला 4.5 का इंटरेस्ट पेएबल भी आ रहा है, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट छठे महीने के आखिरी दिन की बजाय अगले साल 7वें महीने के पहले दिन पे हो रहा है। ठीक है, तो ये जनाब हमारी बैलेंस शीट बन गई, ये प्रॉफिट एंड लॉस बन गया, इसको मैंने डिब्बे में क्लोज कर दिया, और देखते हैं एक तस्वीर में ये सब कुछ आता है कि नहीं। 2016 को तो छोड़ो ना, उसको तो बाद में देखेंगे, इस तक जो कहानी है वो तो एक तस्वीर में ले ही लो। आ रही है तस्वीर, एक तस्वीर में सब कुछ आ रहा है, नजर भी आ जाएगा। सही है, एंट्रीज को जरा बड़ा करिए। और यार कह रहे हैं बच्चे के इससे ऊपर भी चल सकता है काम, एक काम हो सकता है, रुको एक काम हो सकता है, इसको इधर ले आओ, ऐसे ही फजूल में इसने जगह उधर ले ली, भाई आप इधर जरा प्लीज काइंडली, जज़ाकल्लाह। और
अब चेक नहीं, कुछ गुजारा तो हो गया होगा। मजा नहीं आ रहा? मजे लेने आते हो तुम? गुजारा करें जी अब फिर, नहीं तो नोट कर लें, फिर किसी का नोट करने का मूड है। लेकिन देखें, रिक्वायरमेंट सिर्फ ये थी, रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल दो और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना दो, बस ये ग्रीन वाली रिक्वायरमेंट है। बाकी सब आप लोगों के लिए इजाफी डिस्कशंस हैं। ये इंट्रो में बच्चे पढ़ते होते हैं, आप जो नहीं पढ़ के आए। आई कैप की मेहरबानियां हैं। असल में बेसिकली ये इंट्रो के लेवल पे जब पर्चा होता था ना, इंट्रो का फाइनल अकाउंट एक सवाल 18 से 20 नंबर का आया करता था, तो उस लेवल पे फाइनल अकाउंट के सवालों के अंदर ये एक बड़ी फेवरेट एडजस्टमेंट है आई कैप की, लोन होना और उस पर इंटरेस्ट का होना। क्योंकि देखो इनकम स्टेटमेंट में भी फिगर जा रही है, बैलेंस शीट, यही तो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना और बैलेंस शीट में लोन को तोड़ के दिखाना और इंटरेस्ट पेबल वगैरह, तो ये वहां पर एडजस्टमेंट आया करती है। बहरहाल ये हमारे साथ भी ऐसी रेलिवेंट है क्योंकि इस 23 के अंदर या किसी भी टॉपिक के अंदर पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो हमसे नहीं बनवाएगा, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स हमसे वो हर सवाल के अंदर हर टॉपिक के अंदर एक्सट्रैक्ट्स मांग सकता है। फाइनल अकाउंट नहीं कर रहे, लेकिन फाइनल अकाउंट तक हर चीज हम पहुंचा रहे हैं। मैंने आपके साथ डिस्कशन की तो मैंने आपको बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स पहले दिन से बनाना सिखाया, इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स पहले दिन से बनाना सिखाए हैं। क्यों? जरूरी नहीं है पीपीई का नोट ही दे, वो यूं कहते जरा रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना दो, तो पीपीई के नोट वाले सारा काम भी करोगे, नोट बनाए बगैर क्लोजिंग बैलेंसेस लिख रहे होगे, सवाल करेंगे डिफरेंट तरह के, ठीक है। वो बोरिंग कॉस्ट के अंदर आपसे कई चीजें पूछ सकता है, आज देखेंगे सवाल के अंदर। वो आपसे पूछ ले बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी होनी है, एक्सपेंस आउट कितनी होनी है, एसेट कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, बुक वैल्यू एसेट कितनी है, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट शो कर दो, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमने हर चीज को इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में पहुंचाना है, अभी तक तो पहुंचाते आ रहे हैं। इंपेयरमेंट पढ़ा तो उसमें भी देखा क्या चीज बैलेंस शीट में जानी है, क्या चीज इनकम स्टेटमेंट में जानी है। पीपीई पढ़ा उसमें भी ये देखा, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ के उसमें भी ये देखा, बोरिंग कॉस्ट शुरू कर बैठे उसमें भी ये देख रहे हैं। अब आगे 3-4 दिन में गवर्नमेंट ग्रांट शुरू होगा, यही देख रहे होंगे इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मिराज ही यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो जो चीज पढ़ते जा रहे हैं उसको पहुंचाते जा रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब फाइनल अकाउंट फुल फ्लेज फिर बनाने हैं FR 2 में, तो वहां पे ये सारी चीजें पड़ी हुई होंगी तो बनाएंगे ना, ठीक है। अच्छा जी, ये अजीब से तरीके से एक रेट दिया हुआ था, इसको देख लें, कोई नहीं समझने की कोई खास जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। 0.25 पर 1000 ये लिखा हुआ है और पर डे है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको एनुअल कर लो, चाहो तो इसको मंथली कर लो, चाहो तो क्वार्टरली कर लो, मैं तो कहूंगा एनुअली कर लो। तबीयत आपकी इसी को मानती है, आदत पड़ी होती है ना। कितना इसका आंसर बताएं? 125% है, ठीक है जी, ओके। अब सुने इधर एक तरीका ये है, यहां कहीं मैंने लिखा तो था, थोड़ा सा नहीं मिट गया, ये कितना रेट आया पहले पिछली क्लास में ना, एग्जांपल जरा डिफरेंट ले ली थी पहले, फिर सवाल पढ़ा था। चलो अब यहां पे जी कितना रेट आया जी? 9.125%। ये एनुअल निकाला है आपने, ठीक है। अब अगर सवाल कहता है, बैंक वाले कहते हैं कि जी आपने 9.125% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है और इंटरेस्ट हर साल के एंड पे एक बार देना है, तो मिसाल के तौर पे 100 का लोन हो, ये एग्जांपल पिछली क्लास में मैंने ज़बानी बोली थी, ये आपके साथ ये अज्यूम किया था ना। अच्छा, फिर सवाल में अलग बात करते, लोन है जितना उस पर आप 9.125% लगाओगे, ठीक है, और कुछ नहीं करोगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी सूरत यह है कि बैंक ने लोन दिया, 9.125 इंटरेस्ट रेट है और उसने कहा 6 महीने बाद इंटरेस्ट देना है। अब इंटरेस्ट रेट तो एनुअल था, आपने 6/12 किया, आपका आंसर आ जाएगा। लोन 100, इंटरेस्ट रेट 9.125, बैंक ने कहा हमने तो क्वार्टरली इंटरेस्ट लेना है, यानी हर 3 महीने बाद, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, तो क्वार्टरली करना है तो 3/12 कर दो, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। कहते हैं जी बैंक वाले मंथली लेना है, 9.125 से मल्टीप्लाई करो पूरे साल का इंटरेस्ट इंटू 1/12, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारी सिचुएशंस में आपने क्या किया, रेट एनुअल ही यूज किया और जितने महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए था उतने महीने से
आपने उसको क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये 9.125 जो है ये साल का इंटरेस्ट है ना, साल का, बोलो, एनुअल है, 12 महीनों का। अगर इसको 12 महीनों से डिवाइड कर दें तो ये मंथली हो जाएगा। अब अगर ये 6 महीनों के लिए कहे तो, अगर ये 3 महीनों के लिए कहे तो क्वार्टरली रेट निकाल लो, जो कि करना नहीं है वैसे बता रहा हूं। और ये अगर मंथली कहे तो इसको 1 कर लो। लेकिन जब ये काम कर लोगे ना, यानी रेट को क्वार्टरली, मंथली या सेमी एनुअली कर लिया है, तो जब लोन की अमाउंट पर वो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालने के लिए वो 6 मंथली रेट लगाओगे तो फिर 6/12 दोबारा ना कर देना। ठीक है ना। अच्छा, यानी कि आपने क्या करना है, अगर मिसाल के तौर पे कितना जी इंटरेस्ट रेट था, 9.125% था। अगर आपने इसको 6 मंथली रेट निकालना है तो 9.125 को डिवाइड बाय 12 इंटू 6 करो, कितना आता है, 4.563 कर लो, बहुत है। ठीक है, सही है। आपको 5625 एग्जैक्ट आ रहा है। चलो फिर ये लिख लेते हैं, जरा जवाब भी देख लेंगे बराबर जी। अगर आप कहते हो जी 9.125 रेट है, 3 मंथली रेट निकालने, क्वार्टरली रेट 2.2812 और अगर मंथली निकालना चाहो तो 0.76 बस। अब इधर देखो, अब जब आपने ये रेट निकाल लेना है ना, तो लोन की अमाउंट पे सिर्फ ये रेट लगा देना है, 4.5625%, फिर फ्रैक्शन नहीं लगाना। ठीक है, लोन पे आपने इंटरेस्ट रेट लगा देना है, फिर फ्रैक्शन नहीं लगाना। इंटरेस्ट रेट लगा देना है, फिर फ्रैक्शन नहीं लगाना, क्योंकि आप ऑलरेडी रेट को क्या कर चुके हैं। अच्छा, अब इसको प्रूफ भी कर ले। मैंने अज्यूम किया था एग्जांपल में पिछली क्लास में कि 100 रुपया इंटरेस्ट है, रेट 100 रुपया, सॉरी, लोन है। ठीक है, अब लोन 100 रुपए का हो, 9.125 इंटू 6/12 करें तो क्या आंसर आता है, हैं? बेटा जरा ध्यान से देखें, 100 रुपए के ऊपर 9% लगा के 6/12 करें, 100 रुपए पे 4.5 का इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है। अच्छा, अब आप क्या करें, 100 रुपए पर रेट ही क्या लगा दें, 4.56, वही आंसर आता है ना। ठीक है, लेकिन ये जो काम है ना, ये कहीं सोल्यूशन में हुआ भी पड़ा हो तो आपने कहना अल्लाह माफी, अल्लाह माफी, ये क्या हो गया। वैसे ये चीज यूज करेंगे आप आगे FAR 2 में जाके, लीजेस में, वहां पे आपको जरूरत पड़ती है, उसके अलावा नहीं। ठीक है, IFRS 16 के अंदर आपने यूज करना है तो कर लीजिएगा, वरना नहीं, वरना जरूरत नहीं है। ये इस चीज के साथ ना हम कंफर्टेबल हैं, सालाना इंटरेस्ट निकालो और जितने महीनों का चाहिए उसे फ्रैक्शन लगा के मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ठीक है, सही है ना। तो ये सवाल भी डिस्कस हो गया बातों बातों में। किधर रह गए हम, इसको उठाकर उधर ही ले आए। करीब करीब रहे ना, ये बाद में कहीं जरूरत ही पड़ जाती है। अच्छा जी, अब बस हो गई। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वैसे होना नहीं चाहिए। कल एक सवाल शुरू किया था, लेकिन उससे पहले एक और सवाल कराना चाहूंगा मैं, फिर उस सवाल पे वापस जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बातें कल कर ली थी उनको जरा रिवाइज करते हैं। बोरोइंग मींस लोन टेकन, और जब लोन लिया जाता है, ये पैसा इस्तेमाल करते हैं बैंक का, तो उसकी कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती हैं। उन कॉस्ट को कहा जाता है, उस लोन जो लिया है उसकी कॉस्ट, यानी बोरोइंग की कॉस्ट। इसमें सिर्फ जो है वो जनरल टर्म इंटरेस्ट एक्सपेंस ही नहीं ले लेना, बल्कि बोरोइंग की कॉस्ट में शामिल है अगर लोन प्रोसेस करने के बैंक ने कोई चार्जेस ले लिए हैं, कोई और तरह के चार्जेस ले लिए हैं, कोई कमीशन ले लिया है, कोई कमिटमेंट फी ले लिया है बैंक ने। ये सारी चीजें जो लोन से रिलेटेड हैं, लोन लेने के लिए आपने जो खर्चे किए हैं, वो लोन की कॉस्ट है। तो थोड़ा इसीलिए स्टैंडर्ड ने इंटरेस्ट एक्सपेंस ही नहीं कहा IAS 23 को, बल्कि बोरिंग कॉस्ट कह दिया। बोरिंग की कॉस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस ही नहीं है, बोरिंग की कॉस्ट में लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी हो सकते हैं, बोरिंग की कॉस्ट में कोई कमिटमेंट फी ऑफ लोन भी हो सकती है, कोई जो है वो बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन भी हो सकते हैं। ठीक है, बात समझे हो। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको ये सारी बात कल आपके साथ की थी कि
इंस्टॉलेशन कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, इनको आपने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं करना होता, इनको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं करना होता, बल्कि IAS 16 ने कहा था ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स हैं, इनकी एंट्री करनी होती है एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। ये तो हमने पढ़ा था IAS 16 में, प्लांट की कॉस्ट में इन्हें ऐड करते हैं। अब कल एक नया शोशा छोड़ा IAS 23 ने आके, वो कहने लगा अगर कोई क्वालिफाइंग एसिड है, बल्कि IAS 23 से पहले मैंने आपको कहा कि अगर कोई ऐसा एसिड है जो आपने खरीदना है और चल जाना है, रेडी टू यूज हालत में ही है, तो ऐसा एसिड खरीदने के अगर पैसे नहीं ओन आप लिया है तो उसके एसिड कॉस्ट में नहीं किया करते, ये इंट्रो है, ठीक है। 23 पढ़ा और आगे कहने लगा, कोई बात बताऊं, अगर कोई एसिड क्वालिटी एसिड हो, हमने कहा जो अच्छा खासा अरसा बिल्डिंग बन रही है, प्लांट इंस्टॉल हो रहा है, 6-6 महीने साल लग जाते हैं प्लांट इंस्टॉल होते हुए, तो वो एसिड जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले, उसका नाम IAS 23 कहता है, मैंने रखा हुआ है क्वालिफाइंग एसिड। ये जमाई ले रहा है इसको, जरा थोड़ा सा ऐसे पीछे, थोड़ा सा इसके बाल ऐसे खींचो, बाल इसके बाल खींचो बाल इसके, मैं कह रहा हूँ थोड़े से ऐसे, हाँ थोड़े दो और एक दफा, हाँ ये सर दर्द हो रहा है सर, सर दर्द होने से जमाइयां नहीं आती, नींदें उड़ जाती हैं। जरा इधर होके बैठो ना, पीछे वाले 2 बच्चे, तुम जरा खड़े हो जाओ भाई, एंड वाले भाई इधर पीछे ऐसे साइड पे थोड़ा सा, तुम एंड पे तुम ही हो मेरी तरह, एक कोने पे मैं, एक कोने पे तुम हो, थोड़ा इधर होके बैठो ना, और तुम खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ, जरा इधर होके बैठो ताकि तुम लोगों को बोर्ड नजर आता रहे प्लीज, ठीक है। अच्छा जी, जमाई ले रहा है, मैंने कहा ऊपर से तो कहता है अभी सेट हो जाएगा सारा। अच्छा जी, बात हो रही थी क्वालिफाइंग एसिड की, वो एसिड जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले, IAS 23 ने उसका नाम रखा हुआ है क्वालिफाइंग एसिड। IAS 23 कहता है अगर कोई क्वालिफाइंग एसिड है और उसको बनाने के लिए आपने लोन लिया है और उस लोन पे इंटरेस्ट पे किया है, तो उस इंटरेस्ट को एसिड की कॉस्ट में ऐड कर देना। कितने अरसे, हाँ करना है, कितने अरसे, यही तो कल बात हुई, कितने अरसे का, ये बात अभी नहीं की थी, ठीक है ना। अच्छा फर्क क्या है, आपने एक बना बनाया एसिड लिया और वो बिल्डिंग खरीदी, आपने बिल्डिंग परचेज की, है तो बिल्डिंग ही, पर परचेज करते ही वो क्या है, रेडी टू यूज है। तो जब भी कोई चीज रेडी टू यूज होती है तो उसके ऊपर तो हम वैसे भी एसिड उसके अंदर कॉस्ट को हम वो IAS 16 वाली कॉस्ट को भी ऐड नहीं करते थे। जब IAS 16 में हमने कहा था कि टेस्ट रन गिर करके चेक कर लिया आपने, एसिड चल रहा है, बस अब एसिड के अंदर कॉस्ट को ऐड करना रोक दो, ठीक है ना, क्योंकि वो तैयार है। तो फिर बोरिंग कॉस्ट भी तो ऐसे एसिड पे नहीं ना जा, इसीलिए तो हमने कहा था कि जो बना बनाया एसिड खरीदो, ठीक है, वो क्वालिफाइंग एसिड नहीं है, बिल्डिंग बनी बनाई खरीद ली, रेडी टू यूज है, नॉट अ क्वालिफाइंग एसिड, ठीक है। क्यों, इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप इसकी कॉस्ट में ऐड करो, नहीं कर सकते, उसको चार्ज करो प्रॉफिट एंड लॉस में, है एक्सपेंस ही आपका, एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। लेकिन यही बिल्डिंग अगर बनानी शुरू कर दो तो अब इसके बनने में अच्छा खासा अरसा लगेगा, 6 महीने साल में बिल्डिंग बननी है, मटीरियल लग रहा है, लेबर लग रही है, ओवरहेड्स लग रहे हैं, कोई परमिट फी है, कोई आगे देखते हैं, ठीक है ना, कोई मैप फी है, ये सारे जरूरी खर्चे हो रहे हैं, बिल्डिंग की कॉस्ट के अंदर ऐड करते जा रहे हैं, तो लोन लेकर इंटरेस्ट पे किया तो वो भी एसिड कॉस्ट में ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो सादा बात, क्वालिफाइंग एसिड वो एसिड है जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले, ठीक है। और अगर क्वालिफाइंग एसिड बनाने के लिए लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे किया है, तो उस इंटरेस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करना है। कितने अरसे के ऐड करना है वो मैंने अभी नहीं बताया, ठीक है ना, बस ऐड करना है, ये तो सुन लो, ठीक है ना। यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री भी बदल के आज क्या हो जाएगी, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है ना। और ये 3 ऐड करना हमें IAS 23 ने बताया है, IAS 16 ने नहीं बताया था, ठीक है ना, बात समझे हो। ये ऐसी एग्जांपल थी कल वाली। चल क्वालिफाइंग एसिड जी, जाहिर है वही कह रहा हूं, रोक देना है, लेकिन अभी बताता हूं, उसूल नहीं बताया मैंने, ठीक है ना। अभी तो मैंने सिर्फ ये कहा क्वालिफाइंग एसिड पर इंटरेस्ट को ऐड करना है। क्वालिफाइंग एसिड के लिए लोन लिया है, क्वालिफाइंग एसिड कौन सा, जो अच्छा खासा अरसा ले रहा है बनने के लिए, उसको बनाने के लिए पैसे नहीं तो लोन लिया है और इंटरेस्ट पे किया, उसे एसिड कॉस्ट में ऐड करना है। कब शुरू करना है, कब रोकना है, तो मैंने बताया नहीं, अभी ऐड करना है, ये पता लग गया, ऐड करना है। अगली बात करते हैं, क्वालिफाइंग एसिड क्या है, इट इज एन एसिड व्हिच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट, यानी रेडी टू यूज। एग्जांपल पिछली क्लास में बच्चे ने कहा आपको दे दें तो मैंने दे दी, आप भी लिख लें। प्लांट IAS 16 का, या बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी क्लास में, चलो अब वैसे जबानी सुन लो, बिल्डिंग या प्लांट हो सकता है बना रहे हो खुद, तो ये अच्छा खासा अरसा ही लेगा ना, ये एग्जांपल हो सकती है IAS 16 में से। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कस्टमाइज होते हैं, ये ERP वगैरह बनाने में 2-2 साल लगा देती हैं फर्म्स आके किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, 2-2 साल 3 साल तक ERP वो बन रहा होता है, इंटीग्रेट हो रहा होता है, सिस्टम बनने में टाइम लग जाता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी एक क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। और इन्वेंट्रीज भी, कैसे, मैंने एग्जाम्पल क्या ली, हवाई जहाज,
तो ये जहाज जो है, ये कोई जहाज जो है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि बटन ऑन करते हैं तो प्लान में खड़क 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 करके जहाज, बच्चों को खिलौने वाले जहाज थोड़ा ही है, ठीक है। तो जहाज बनने में अच्छा खासा अरसा लगता है, लेकिन जहाज बनाकर बेचने वाली कंपनी के लिए तो ये इन्वेंट्री है ना, ठीक है। अब इस इन्वेंट्री को भी क्या कहा जाएगा, क्योंकि बनने में इसने अच्छा खासा अरसा लेना, ठीक है ना। तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिख दी, मेरे ख्याल में काफी है। और आखिरी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट इज कैपिटलाइज, ये बात भी हमने कर ली थी, ठीक है। जी पहले जरा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, 3 के साथ होमवर्क लिख लें। टू 248 पेज है जी। इसको कुछ पता नहीं है बेचारे को, इसकी याददाश्त खो गई है, मेले में गुम हुआ था कुंभ के। जी मिस्टर ए ऑब्टेन्ड लोन ऑफ 1 million ऑन यकम जनवरी 12 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। भाई स्पेसिफिकली बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए ये लोन ऑब्टेन किया गया है। 2 दिन यही पढ़ना है, फिर जनरल लोन्स भी पढ़ेंगे, यूज करेंगे उनको भी, ठीक है। फिलहाल 2 दिन यही पढ़ना है, ओके। अब स्पेसिफिक लोन की अकाउंटिंग बोरिंग कॉस्ट में करने के लिए आपने 3 डेट्स ढूंढा करनी है हमेशा, ठीक है ना। लोन किस दिन आया जी, लोन टेकन ऑन यकम जनवरी, ठीक है ना। लोन किस दिन आया जी, यकम जनवरी 2012 पर। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऑन यकम मार्च ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन वर्क। दूसरी डेट ये ढूंढा करनी है, काम किस दिन शुरू हुआ। तीसरी डेट, एंड ही ऑल्सो मेड द फर्स्ट पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन दिस डेट। ऑन विच डेट, उसी डेट पर। तो पहली पेमेंट भी किस दिन हो रही है, यकम मार्च को। 3 डेट्स हो गई। पहली लोन रिसीव्ड, क्या करना है इसका भी बताता हूं। पहली लोन रिसीव्ड, दूसरी वर्क स्टार्टेड, तीसरी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, और चौथी इंपॉर्टेंट डेट है वर्क कंप्लीशन की डेट। कहता है जी कंस्ट्रक्शन वर्क वाज कंप्लीटेड। जी बेटा क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये 4 डेट्स हमने ढूंढ ली, जरा रिक्वायरमेंट पढ़ो। अच्छा लोन किस दिन लिया है, लोन किस दिन लिया है, यकम जनवरी को। लोन कितना है, 10 लाख। सवाल खत्म हो गया, रिक्वायरमेंट आगे आ गई है। लोन की कोई रीपेमेंट का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब पूरा साल ये 10 लाख आउटस्टैंडिंग रहेगा। इसका मतलब बैंक ने तो 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट नहीं, राइट, ओके जी। तो 15% के हिसाब से इंटरेस्ट बनता कितना है ये तो बताओ। 10 लाख इंटू 15%, 1,50,000। ना टार्जन बना करें, कैलकुलेटर यूज किया करें, नहीं डायरेक्ट आपसे कैलकुलेशन होती तो मेरी तरह मेरे भी नहीं होती ना, मैं कोई टार्जन बनता हूं। फिर मैं तो कहता हूं आप लोगों को कर दो कैलकुलेशन। क्यों डायरेक्ट करते हैं आप लोग जब गलत ही करना होता है जी। 1.5 लाख रुपया बैंक ने इंटरेस्ट लेना है। बैंक की बला से आगे 23 जाए भाड़ में। बैंक को इससे क्या कि आपने ये इंटरेस्ट लेकर बिल्डिंग, ये लोन लेकर बिल्डिंग बनाई है, या हवाई जहाज बनाया है, या आपने गुल छड़े उड़ा दिए हैं। बैंक ने कहा है कि 10 लाख आपने लिया है तो उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है, वो आपने मुझे देना है, ये बैंक ने कहना है, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट थी टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितनी है, हमने कहा जी ये 7 ही रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। 10 लाख का 15%, यहीं पर ही रिक्वायरमेंट पूरी करते जाओ, 1.5 लाख। ठीक हो गया जी। अगली बात, रिक्वायरमेंट कितनी कैपिटलाइज करें और कितनी एक्सपेंस आउट करें। अब जब तक कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाए तब तक कैपिटलाइज करें। चलो आपने एंडिंग डेट बता दी। हमारे एक दोस्त बैठे हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने 31 अक्टूबर पे जब बिल्डिंग कंप्लीट हो रही है तब तक की कैपिटलाइज करनी है, ठीक है। तो रोकने का वक्त तो इन्होंने बता दिया कि किस दिन बोरिंग कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करना रोक देना है, 31 अक्टूबर तक। नवंबर दिसंबर का इंटरेस्ट भी बैंक को तो देना है ना, हाँ, वो एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना, एक्सपेंस आउट करना है, ठीक है। चलो ये तो बात मैंने मान ली, ये भी ठीक है, भी ठीक रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त ने स्टार्टिंग डेट नहीं बताई। यकम जनवरी से, यकम मार्च से। अच्छा अब सवाल सुनो भाई, एसिड ने बनना कब शुरू हुआ किया, यकम मार्च को।
इंटरेस्ट बैंक को देना तो यकम जनवरी से शुरू करना है, लेकिन एसेट की कॉस्ट में तो यकम जनवरी से ऐड नहीं ना हो सकता। क्यों? आप कहोगे जी हमने ना खुदाई शुरू कर दिया और बुनियाद में इंटरेस्ट डालने लगे हैं। अल्लाह माफ करे, ऐसी बिल्डिंग का क्या बनेगा? ठीक है, क्या मतलब? यकम जनवरी से जो इंटरेस्ट बैंक को मिसाल के तौर पे पे करना शुरू करोगे तो क्या पहले दिन से वो एसेट कॉस्ट में ऐड होने लग जाएगा? आप कहोगे ये इंटरेस्ट को एसेट कॉस्ट में ऐड करो, साथ वाला कहेगा एसेट किधर है, वो एसेट तो दिखाओ, किसकी कॉस्ट में ऐड कर रहे हो? अभी तो बनना ही नहीं शुरू हुआ। ठीक है, आपको जी बिल्डिंग बनना शुरू नहीं हुई, आप कह रहे हो जी ये जो है वो इतने पैसे साइड पे रख दिए जी, ये बिल्डिंग बन गई है। ऐसे थोड़ी बन गई हो कि बिल्डिंग दिखाओ, तब ये पैसे उसकी कॉस्ट में ऐड करना के लिए लिया है, नो डाउट, लेकिन बिल्डिंग कहां है? नहीं शुरू की, शुरू तो यकम मार्च को की है चांद, यही तो मसला है। ठीक है, बात समझें। दूसरी सिचुएशन सोचें, यकम हाँ बैंक को देंगे, मैंने कब कहा बैंक को नहीं देने पैसे? अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए तो मैंने कहा बैंक को देने पैसे। फिलहाल तो मैं बात ये कर रहा हूं कि कब से एसिडी कॉस्ट में ऐड करें, जब से वो शुरू हुआ है। अच्छा सिचुएशन बदलते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दी यकम जनवरी को, लोन मिलते हुए देर हो गई, लोन मिला यकम मार्च को। अब नहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गया, कर दो ऐड। अब आप कहोगे इंटरेस्ट जो है वो एसिड कॉस्ट में ऐड करो, तो साथ वाला सियाना बोलेगा पहले तुमसे पूछ रहा था एसिड कहां है, अब मैं पूछूंगा इंटरेस्ट कहां है। बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड ने एक रूल दिया है, वो याद कर लेंगे। ठीक है ना, इतना नहीं सोचेंगे हर दफा, ये सोचना हो गया बस पहली बार। ठीक है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि शुरू करें एसेट की कॉस्ट में ऐड करना बोरिंग कॉस्ट को, कमेंसमेंट कहते हैं शुरू करना, कैपिटलाइजेशन बता के आए कहते हैं एसेट की कॉस्ट में किसी चीज को ऐड करना कैपिटलाइजेशन कहलाती है। तो क्या कह रहे हैं जी, हम शुरू करें एसेट की कॉस्ट में ऐड करना बोरिंग कॉस्ट को, किस दिन से? इनमें से लेटर कौन कौन सी जो 3 डेट्स बताई हैं? लोन रिसीव्ड, सेकंड कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, और थर्ड मैंने आपको बोला कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है? फर्स्ट पेमेंट मेड, फर्स्ट, बल्कि यूं लिखा करो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फर्स्ट यही निशानी होगी ना कंस्ट्रक्शन की शुरू होने की बाद, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, पहली कंस्ट्रक्शन पेमेंट। ठीक है, तो इन तीनों डेट्स को लिखवा दो, सवाल से देखकर आयो। लोन यकम जनवरी 12 को रिसीव किया, कंस्ट्रक्शन वर्क यकम मार्च 12 को स्टार्ट किया और इसी दिन पहली पेमेंट भी कर दी। ठीक है, तो लेटर कौन सी डेट है? यकम मार्च है। इसका मतलब ये तो अब रेलेवेंट ही नहीं रही हमारे लिए फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक वाले कहेंगे ठीक है बिल्डिंग में काम शुरू नहीं हुआ, तो सुन बिल्डिंग में फोन करें, बैंक वाले फोन करें, बिल्डिंग में काम शुरू हुआ नहीं हुआ, ठीक है इंटरेस्ट माफ है, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक को इंटरेस्ट देना ही देना है, यकम जनवरी से देना है। ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारी बात क्या हो रही है, एसिडी कॉस्ट में किस दिन से ऐड करना शुरू करें। ठीक है, तो वो हमने कहा जी अब ये दोनों डेट सेम है, तो फिर मैं इनको डिब्बा लगा लेता हूं, यही है मेरी स्टार्टिंग डेट। ठीक है, और वर्क कंप्लीशन पर सीजेशन कर दो। सीजेशन कहते हैं रोक देना, रोक दो कैपिटलाइजेशन ऑफ, लाल रंग से रोक दो, नहीं पढ़ाई नहीं रुकेगी, हाइब्रिड वालों को सब नजर आ रहा है, सब सुनाई दे रहा है, आई नो। रोक दो, रोक सको तो रोक दो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट को, किस दिन? अभी भाई ने बताया था, हमारे दोस्त ने बता दिया था हमें पहले ही, वर्क ना वो लिखें जो उसूल बन जाए। फिर दो दिन ना ये लिखते रहना है, तीसरे दिन से फिर सोच लेंगे, चौथे दिन से एब्रिविएशन यूज कर लें, पहले एब्रिविएशन यूज नहीं करने, और 5वें दिन से 6ठे दिन से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सवाल को देख के ही वहीं पर कर लिया करो, मत इस पे टाइम जाया किया करो। लेकिन स्टैंडर्ड का रूल है पहले 2-3 दिन तो आपके ऊपर लाजिम है, जब भी कभी सवाल करो ये तीनों चारों चीजें लिखो। सीजेशन किस दिन करो जी? वर्क कंप्लीशन पर। तो वर्क किस दिन कंप्लीट हुआ? 31 अक्टूबर 2012 पर। ठीक है, अब इधर देखो ये है सीजेशन डेट, तो किस दिन से एसेट को इंटरेस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करना शुरू करना है? यकम मार्च से किस दिन तक? 31 अक्टूबर तक। इन दोनों के दरमियान कितना अरसा है? इन दोनों डेट्स के दरमियान कितना अरसा है? यानी 8 महीने का एक्सपेंस जो है वो 8 महीने का इंटरेस्ट जो है वो एसिड की कॉस्ट में ऐड करना है। बाकी जितना मर्जी पे करते रहो बैंक को पे तो करना है जिस दिन से लोन लिया उस दिन से, जिस दिन तक लोन रहा उस दिन तक, लेकिन एसिड की कॉस्ट में सिर्फ ये 8 महीने ऐड हो सकते हैं, बाकी एक्सपेंस आउट। तो ये कहानी बन रही है असल में। यकम जनवरी को लोन लिया, 6 लाख का है ना, 6 लाख का गालिबन, ठीक है 6 लाख 10 लाख का लोन लिया यकम जनवरी को, और ये पूरा साल ही आउटस्टैंडिंग रहा, तो बैंक दे तो 1.5 लाख लेना है, लेकिन उस 1.5 लाख में से ये वाले 8 महीने का इंटरेस्ट जो है ये एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना है आपने, ठीक है ना। कितना बनता है? अच्छा आप 1.5 लाख को कर लो आप 8/12, आपकी मर्जी है कितना। ये 1 लाख एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा यानी कैपिटलाइज, ठीक है जी। और जो बकाया 4 महीने का इंटरेस्ट है बैंक ने वो माफ नहीं करना,
ठीक है। बैंक को क्या लगे आपसे कमेंसमेंट सिचुएशन IAS 23, बैंक को तो 1.5 लाख रुपया चाहिए, तो ये 50,000 भी बैंक ने तो लेना है, लेकिन ये आपका एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं होगा बल्कि एक्सपेंस आउट होगा। तो ये आपके साल के पहले 2 महीने भी एक इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाएगा, आखिरी 2 महीनों का भी एक्सपेंस में जाएगा, दरमियाने 8 महीनों का एसिड में ऐड। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट पहले सवाल की पूरी हो गई। ये इस 1.5 लाख को पकड़ लो, आपकी मर्जी है, या आप दोबारा वो कैलकुलेशन करो। मैं तो कहता हूं 1.5 लाख को ही पकड़ लो तो बेहतर है। 1.5 लाख का 8/12, 1 लाख हमने कैपिटलाइज कर दिया, और 1.5 लाख का 4/12 हमने डन जी। तो ये तीसरा होमवर्क में, ओके। नहीं, अभी एक और करवाता हूं, फिर उसके बाद एक और होमवर्क में। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अब शुरू हो रही है, ठीक है, शुरू करें। बेटा मैंने पूछा है, चुप करें जरा। 1 लाख को एसेट में डालेंगे, वहां से बैलेंस शीट में चला जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट होकर एक्सपेंस वो भी बन ही जाएगा। एसेट क्या होता है? फिक्स एसेट। प्लांट क्या होता है? तो उसमें जो चीज ऐड होगी वो नॉन करंट में आएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से ये काम करें, ये काम जल्दी से करें, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी, बस जल्दी से काम करते जाएं, जो सिखाया वो तो करें ना। एक्स बोरोड, यार इसका ना पूछ लें। आमिर बैठे हैं या कोई भी नहीं बैठा हुआ वहां पे? भाई आप मैनेजमेंट के भाई आए ना इधर जरा, आखिरी रो से उठ के आए जरा, जल्दी से आए, जल्दी से आइएगा भाई। आप लोग ये जरा कर लें, कमेंसमेंट सिचुएशन जरा जल्दी से इस सवाल के अंदर कर लें। जल्दी से आए। ये मैं परसों से ना आमिर भाई से पूछ रहा हूं, बताते ही नहीं है। पॉज करें जी बच्चों। एक्स बोरोड अ लोन ऑफ 6 लाख, ये तो लोन है, ऑन यकम जनवरी 16, मैंने फटाफट यहां पे लिखा 1/1/16, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। स्पेसिफिक लोन है, पता लगा। इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है जी। ऑन यकम जनवरी 16 ही स्टार्टेड, लो जी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, वर्क स्टार्टेड यकम जनवरी 16। फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड, तो पहली पेमेंट भी किस दिन हो रही है? यकम जनवरी 16। कमाल हो गया, लेटर शेटर कुछ नहीं, ये सारी एक ही डेट्स हैं। तो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन किस दिन होगी? यकम जनवरी को, ठीक हो गया। उसके बाद द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 16, ठीक है। तो 30 सितंबर 16 तक इसको कैपिटलाइज करते रहना है। तो मंथ्स गिन लें जी, 9 महीने, तो 9 महीने का एक्सपेंस नहीं बनाना, एसिड की कॉस्ट में डालना इंटरेस्ट, और बाकी के 3 महीने एक्सपेंस आउट कर लेना बेशक, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये काम तो मैंने कर लिया है, ठीक है, मैंने 9 मंथ्स का पीरियड निकाल लिया है। अब मैं आज वो फॉर्मेट आपके साथ अगले 5 मिनट में बना दूंगा जो आज बनाएंगे, और सारे बोरिंग कॉस्ट में हमेशा हम ये यूज किया करेंगे। हालांकि आज सिर्फ एक ही चीज है उसमें, लेकिन आज से ही इसको आपने पक्का पकड़ लेना है। तो वर्किंग 1 में आज कर रहा हूं, ये कभी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है यही वर्किंग मांग ले, लेकिन आज तो ये वर्किंग 1 है। मैं निकाल रहा हूं जी बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बोरिंग कॉस्ट वो वाली निकालने लगे हैं जो हमने कैपिटलाइज करनी है, टू बी जो एसिडी कॉस्ट में हमने ऐड करनी। सुने जी, सुनाता हूं। सबसे पहली चीज इस वर्किंग के अंदर आया करेगी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। कमिटमेंट फी कह दे, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस कह दे, कोई कमीशन कह दे, कोई बैंक चार्जेस और किसी नाम से भी कह दे, लोन से जुड़े हुए, जिस लोन की हम बात कर रहे हैं ना स्पेसिफिक लोन की, उससे जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा खर्चा जो लोन लेते हुए हमें वंस नॉर्मली पे करना पड़ रहा हो तो भी कॉस्ट ही है उसकी, ठीक है। तो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस जो कि हमारे सवाल में आज नहीं है, कल भी नहीं होंगे, परसों भी शायद ना हो, और फिर पास पेपर में आने लग जाए, लेकिन रोज लिखते लिखते हमें याद हो जाएगा, पास पेपर में जब आएगा तो हमारे लिए वो कोई मसला ही नहीं होगा, ठीक है ना, इंशाल्लाह। ओके, उसके बाद दूसरी चीज हुआ करेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस, लेकिन ऑन स्पेसिफिक लोन, मतलब दूसरे वाले का भी आया करेगा, बिल्कुल आया करेगा। अभी तो कल इसका सरप्लस जो बचेगा उसे इन्वेस्ट करके इनकम को भी यहां से नेट करेंगे, जैसे टेस्ट रन कॉस्ट और उसकी प्रोसीड को नेट करके एसिड कॉस्ट में ऐड करते हैं, वैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस और सरप्लस फंड की इनकम कल इंशाल्लाह कल करेंगे, उसको भी नेट करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ इंटरेस्ट, पहला दिन है ना आज तो, ठीक है। तीसरे स्टेप के अंदर हमारे पास आया करेगी
इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन वाली फिगर, इंटरेस्ट, अब ये जनरल लोन क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन क्या है, ये कैसे निकलता है, ये हम इंशाल्लाह मंडे को ही पढ़ सकते हैं, उससे पहले नहीं, कल भी सिर्फ स्पेसिफिक लोन पे बात चलेगी, ठीक है। तो इसलिए ये मंडे तक ये भी हमारे सवाल के अंदर जीरो आता रहेगा, पर मैं लिखता रोज रहूंगा, जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी हम इस फॉर्मेट में डालते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहां से हमारे पास टोटल आ जाया करेगा, चौथी कोई चीज इसमें नहीं आया करनी, ठीक है ना, बस ये 3 चीजें ही होंगी, इसका टोटल एसिडी कॉस्ट में ऐड हुआ करना है, ठीक है। तो आज तो सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन है, ठीक है। कितना लोन लिया, 6 लाख, कितने महीने का इंटरेस्ट ऐड कर दें, 9। अब बाकी 3 मंथ से फिलहाल मैं रेलेवेंट में, फिलहाल मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं सोचने में, तो मैंने यहां पर आकर लिखा 6 लाख का 12% इंटू 9/12, ठीक है, 54,000, और तो कुछ था नहीं, यही 54,000 आ गया, डन। बाकी 3 महीने का कहां जाएगा, एक्सपेंस आउट करना है, ठीक है। यार ये मेरे टीएस में से किसी को बुला दें, इसको क्या करना है जी, एक्सपेंस आउट करना है, ठीक है ना। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हुए अगर, तो एक्सपेंस आउट भी कर देंगे, ओके। नेक्स्ट स्टेप, ये भी वर्किंग 2, ये भी मैंने रिक्वायरमेंट तो पढ़नी नहीं दिया आपको, मैं कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बना रहे हैं, प्लांट बना रहे हैं, बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालने लगा हूं। कल बताया था सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कॉस्ट इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, ओके। नहीं बताया था तो अब बता रहा हूं, यानी ये नहीं बोरिंग कॉस्ट समझो सिर्फ यही एसेट, बिल्डिंग की कॉस्ट क्या होती है जी, बोरिंग कॉस्ट, 5 मिनट मांग के लाओ जी, बोरिंग कॉस्ट, भाई बिल्डिंग की कॉस्ट क्या होती है, सिर्फ बोरिंग कॉस्ट। अल्लाह के बंदो, ये तो छोटी सी कॉस्ट है, IS-23 ने ऐड कराई है, जो तुमने ईंटें, बजरी, सीमेंट, रेत, सरिया, मजदूरों की मजदूरी, मिस्त्रियों की सैलरी और जो इंजीनियर्स रखे हैं, और ये सारे खर्चे कहां जाएंगे, असल तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनती है, वो ना भूल जाना। तो सबसे पहली चीज तो होती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। फिर कुछ चीजें मैंने कहा था आपको, मैप फी देनी पड़ी LDA को, या आपको कोई बिल्डिंग का परमिट लेना पड़ा, बिल्डिंग बिल्ड कर लें जी, बनाना कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें LDA वालों से, तो कोई परमिट फी देनी पड़ी, सवाल में नहीं है, आने वाले दिनों में तो आ सकती है ना, ठीक है। कोई कंसल्टेंट की फीस, इंजीनियर रख लिया आपने, आर्किटेक्ट रख लिया, कोई सिविल इंजीनियर रख लिया, उसको पैसे दिए, ये सब जरूरी खर्चे जो बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड होने चाहिए मटेरियल लेबर के अलावा, ठीक है। और ये सब खर्चों को करना हमें IS 16 ने कहा था कि किया करना है, IS 16 की ये इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है ना। यहीं पर हमें आज एक नई चीज कल से पता लग चुकी है, वो क्या है कि बोरोइंग कॉस्ट भी ऐड होती है। अब बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज नहीं है, टू बी ऊपर निकल चुका है, वहां से टू बी निकल के इधर ऐड हो जाना है, ठीक है ना। तो बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी, और ये हमें किसने बताया जी, IS-23 ने। बात समझ आ रही, लॉजिकली चीजें जुड़ रही है ना, स्लोली जी। कितना, ये वर्किंग 1 से निकल आया है 54,000, ठीक हो गया। अब ये टोटल ना कर लेना, अभी कॉस्ट तो देख लें, सवाल में गिवन है, ऑन जब स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड टू द ठेकेदार, और ठेकेदार को काहे के पैसे देने हैं, कंस्ट्रक्शन के ही पैसे देने हैं, ठीक है। मेरा दिल, मैं पता है आपका दिल कर रहा है कि 6 लाख इकट्ठा लिख दें, लेकिन मेरा दिल क्या कर रहा है, आगे कहीं काम आ जाए ये बात, इसलिए इनको अलग अलग रखें। आपका तो नहीं है ना जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि इनको अलग अलग रख लें, हालांकि मेरा टाइम जाया हो रहा है इस वक्त, लेकिन अच्छी बात है, कहीं फायदा देगी ये बात, नहीं आज। अच्छा 2 लाख, मैंने कहा 1.5 मिनट दे दें, 3 लाख, ठीक है जी, बस वैसे भी पौने तक तो मेरी जाती है ना जी। 6 लाख, तो एसेट की कॉस्ट क्या हो गई, 6,54,000, डन। प्रॉफिट एंड लॉस 2000, कौन सा साल है, 16। लो भाई, लोन तो सारा साल आउटस्टैंडिंग रहा, ये देखो एंटायर लोन इज रीपेबल ऑन 2020 कहीं जाके, मतलब हमारे 16 वाले साल में तो पूरा साल ये आउटस्टैंडिंग रहा ना। अब पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट बैंक को देना था, बोलो, उसमें से 9 महीने का एसेट में डेबिट करके कैश क्रेडिट किया, बाकी 3 का तो एक्सपेंस बनना है कि नहीं बनना। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा, 6 लाख, 12% कितने महीने, 9/12 जी, सॉरी 3/12, डन। अच्छा, अब बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आएगी, हाँ जी 6,54,000। सिर्फ ना ये मैंने चीजें पहुंचानी थी इसलिए मैं 2-4 मिनट ले रहा हूं, वरना बात तो आप समझ चुके हैं सारी, ठीक है। लेकिन इसमें से लेस क्या करते होते हैं, एक्यूमुलेटेड। अब ये अभी बिल्डिंग कंप्लीट हुई है 30 सितंबर 16 पे, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारे साल में सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल हुई है। अगली लाइन में ना खैर से बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट, नहीं ये द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 5 years गिवन थी, तो सुकून हो गया। एक साल के अंदर सिर्फ 3 महीने की डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस था, 6,54,000 डिवाइडेड बाय 5 years, एक साल की डेप्रिसिएशन इंटू 3/12, डन। ये एक साल का एक्सपेंस है, ये क्या है,
आप कहो जी हमने तो ओपनिंग प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग सीखा हुआ है, तो ओपनिंग कुछ था नहीं ना, ये डबल एंट्री पड़ी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो क्लोजिंग में भी क्या आया, ये 3 महीने की डेप्शन होनी थी, और ये क्या आ जाएगी यहां पर, बुक वैल्यू 6213। डन जी, ये गलत है, क्या समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बेटा? एक साल में सिर्फ अभी सिर्फ इतनी डेप्रिसिएशन आई है हमारी 32,700, 3 महीने की डेप्शन है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, क्लियर है? अभी सब्र करें, पहले होमवर्क लिखें। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 457, क्वेश्चन नंबर 1, 100% इस जैसा सवाल है, किताब में वैसे नहीं है। पेज 457, क्वेश्चन नंबर 1, पेज 457, क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क, ठीक है जी। अब तस्वीर खींचें और निकलें।